हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं व्हाट इज़ मूवमेंट। इसके पहले हमने देखा था कि मूवमेंट क्यों ज़रूरी है डेमोक्रेसी में या इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक नेशन में मूवमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम देख चुके हैं, जिस पे मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था सेल्फ सॉल्व करने के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ अ मूवमेंट। अ मूवमेंट इज़ अ कलेक्टिव एक्शन, पीपल्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इज एक्सपेक्टेड इन द मूवमेंट। तो मूवमेंट जो है वो कलेक्टिव एक्शन है। इसका मतलब ये है कि कभी भी आप अकेले मूवमेंट नहीं कर सकते। मूवमेंट करने के लिए हमें पूरे लोगों के ग्रुप की ज़रूरत है, इसीलिए मूवमेंट को कलेक्टिव एक्शंस कहा गया है। पीपल्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इज एक्सपेक्टेड इन द मूवमेंट। तो लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है। सारे लोग एक साथ मिलकर मूवमेंट करने चाहिए। Movement can be formed when people come together in the interest of a particular issue. For example, pollution can be a single issue for which a movement can be created. तो मूवमेंट जो है वो तब फॉर्म होती है जब एक जैसी इंटरेस्ट वाले लोग एक साथ आते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ फार्मर्स मूवमेंट का, ठीक है, तो वो फार्मर मूवमेंट्स जो भी फार्मर करते हैं मूवमेंट्स, तो उनमें एक जैसे इंटरेस्ट वाले लोग आते हैं। अगर फार्मर मूवमेंट की बात करें तो उसमें कौन से लोग आएंगे? वही लोग आएंगे जिनको फार्मर्स से रिलेटेड राइट्स में इंटरेस्ट है। या ज़्यादातर इसमें कौन होंगे? फार्मर्स ही होंगे, क्योंकि वो मिलके मूवमेंट करेंगे। तो एक जैसे इंटरेस्ट वाले या एक जैसे थिंकिंग वाले लोग क्या करते हैं? एक साथ आके मूवमेंट करते हैं। यहाँ पे पॉल्यूशन की बात की गई है कि पॉल्यूशन जो है ये भी एक टॉपिक हो सकता है जिस पे हम मूवमेंट कर सकते हैं, और पॉल्यूशन रिड्यूस करने के लिए हम मूवमेंट कर सकते हैं। मूवमेंट हैज़ अ पर्टिकुलर सोशल ऑब्जेक्टिव और अ फोकस्ड प्रॉब्लम। अब मूवमेंट जो है उसके पीछे एक सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मतलब समाज से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव, कोई इसका मेन पर्पस होना चाहिए, है ना। जैसे हमने देखा कि डाउरी वाला मूवमेंट था, तो मूवमेंट अगेंस्ट डाउरी या मूवमेंट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, ये सोसाइटी की प्रॉब्लम्स है सारी। या पॉल्यूशन देखा, पॉल्यूशन भी क्या एक सोसाइटी की प्रॉब्लम है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और फोकस्ड प्रॉब्लम होनी चाहिए जो सोसाइटी से रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल, मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन एम्स एट एंडिंग करप्शन। अब करप्शन के भी अगेंस्ट मूवमेंट चलती रहती है, बहुत बार आपने न्यूज़ में देखा होगा, और उसका उद्देश्य क्या है? मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन का एम क्या होगा? करप्शन को ख़त्म करने का, है ना। फिर मूवमेंट्स हैव अ लीडरशिप कीप्स द मूवमेंट एक्टिव। अब मूवमेंट जब भी होता है तो उसका कोई ना कोई लीडर होता है। एक लीडर भी हो सकता है, एक से ज़्यादा लीडर्स भी हो सकते हैं। जैसे हमारा इंडिया का इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ था, तो इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बहुत सारे लीडर्स थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, है ना। तो ये सारे, इन सब ने क्या किया था? लोगों को जमा करने की कोशिश की, लोगों में फ्रीडम के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए फाइट करने की जो थिंकिंग होती है वो लाने की कोशिश की लीडर्स ने। तो लीडर्स का कितना इम्पोर्टेंस रोल होता है मूवमेंट में, ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि लीडर्स के बिना मूवमेंट चल ही नहीं सकती। लीडर्स का मेन काम क्या होगा? कि लीडर्स लोगों को मोटिवेट करे मूवमेंट में डटे रहने के लिए, ताकि सरकार जो है वो जिस भी उद्देश्य से हम मूवमेंट कर रहे हैं उसको एक्टिव करने में हेल्प करे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मूवमेंट, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, स्ट्रेटजी ऑफ एजिटेशन आर डिसाइडेड बाय इस लीडर्स। अब ये लीडर्स तो होते हैं मूवमेंट में, लेकिन ये लीडर्स का काम क्या है? तो मूवमेंट के पीछे का क्या ऑब्जेक्टिव है ना। जैसे फार्मर मूवमेंट चल रहा है, ये बहुत ही अभी करंट है, तो इसी का एग्जांपल लेते हैं हम। फार्मर मूवमेंट में जो भी लोग मूवमेंट कर रहे हैं, तो मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा वहाँ पे? तो फार्मर के जो लॉज बने हैं या फार्मर के जो राइट्स हैं उनको वापस गवर्नमेंट से फार्मर्स की तरफ लेके जाना, ये उनका ऑब्जेक्टिव हो गया, गोल हो गया। फिर प्रोग्राम ऑफ एक्शन, मतलब हम मूवमेंट तो कर रहे हैं लेकिन हमें बेसिकली करना क्या है, वो हो गया प्रोग्राम ऑफ एक्शन। जैसे अगर हम चाहे तो मूवमेंट किसी भी टाइप से कर सकते हैं, जैसे हम रैलीज निकाल सकते हैं, है ना। फिर दूसरा भूख हड़ताल वाला टाइप हो गया। तो ऐसे अलग अलग टाइप में हम मूवमेंट कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी ऑफ एजिटेशन मीन्स मूवमेंट। तो यहाँ पे मूवमेंट की एक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? हम किस किस तरह से मूवमेंट करेंगे? हम बैनर छपवाएंगे या हम बिना बैनर्स के करेंगे? ये सब हो गया स्ट्रैटेजी ऑफ एजिटेशन। ये कौन डिसाइड करता है? लेकिन ये सारी चीज़ें कि ऑब्जेक्टिव क्या होगा मूवमेंट का, मूवमेंट में क्या एक्शन करेंगे हम, क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ये सब जो है लीडर्स तय करते हैं। इसीलिए मूवमेंट्स के लीडर्स होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मेक्स मूवमेंट इफेक्टिव। अब कोई भी मूवमेंट इफेक्टिव कब होगा?
जब उसके लीडर्स जो हैं वो स्ट्रांग होंगे, जब उसके लीडर्स जो हैं वो फाइट करने के लिए तैयार है, वो लोगों में एक इंस्पिरेशन का सोर्स होने चाहिए। ठीक है। फिर मूवमेंट्स हैव ऑर्गेनाइजेशन। जो मूवमेंट्स है उनमें ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स वही लोगों का ग्रुप। तो लोगों का अगर ग्रुप होगा तो तभी हम मूवमेंट कर पाएंगे। अकेला इंसान कभी भी कोई मूवमेंट नहीं कर सकता। Without an organization, it becomes difficult to follow up the issues. For example, farmers organization work for farmers movement. अगर ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, अगर लोगों का ग्रुप साथ मिलकर मूवमेंट कर ही नहीं रहा, तो उस इशू पे गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं देगी, है ना। अगर मान लीजिए 2-3 लोग ही हैं, वो साथ में मूवमेंट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट उनकी तरफ ध्यान देगी क्या? नहीं। 2-3 लोग अगर रैली निकालने चले गए, भाई घूमते रहेंगे रास्ते पर, गवर्नमेंट का कोई उसमें इंटरफेयर नहीं होगा। लेकिन अगर बहुत सारे लोग, इंडिया के बहुत सारे लोग एक साथ आके मूवमेंट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का ध्यान उस तरफ ज़्यादा जाएगा और जल्दी जाएगा। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। किसमें? मूवमेंट में। फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करता है फार्मर्स मूवमेंट के लिए। अब फार्मर से रिलेटेड जितने भी मूवमेंट्स होते हैं उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन। और एक नहीं है फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे बहुत सारे फार्मर से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं जो फार्मर्स के लिए वर्क करते हैं। और कभी भी फार्मर का मूवमेंट हुआ तो ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं ये फार्मर्स की फार्मर्स की हेल्प करते हैं। ठीक है। फिर एनी मूवमेंट रिक्वायर्स पब्लिक सपोर्ट। कोई भी मूवमेंट हो उसको पब्लिक का सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। पब्लिक के बिना मूवमेंट कैसे होगा? पीपल शुड फील कनेक्टेड टू दैट इशू दैट इज अंडरटेकन बाय द मूवमेंट। पीपल जो है उस इशू से कनेक्टेड होने चाहिए। जैसे डाउरी मूवमेंट था, तो डाउरी मूवमेंट में क्या था? दहेज प्रथा को बंद कराने के लिए ये मूवमेंट लिया गया था। तो ऐसे लोग जिनको लगता है कि ये जो डाउरी का सिस्टम है वो रॉन्ग है, वो एक जैसी थिंकिंग वाले लोग एक साथ आएंगे और उसके खिलाफ लड़ेंगे। अगर चाइल्ड मैरिज के खिलाफ मूवमेंट हो रहा है तो ऐसे लोग जिनको लगता है कि चाइल्ड मैरिज रॉन्ग है, जिनको लगता है कि ये जो इशू है चाइल्ड मैरिज वाला उससे वो रॉन्ग है और उसके खिलाफ हमें लड़ना चाहिए, तो ऐसे लोग साथ में आके उसके खिलाफ लड़ेंगे, है ना। तो ऐसे लोग मूवमेंट करते हैं जो उस इशू से कनेक्टेड होते हैं, उस इशू से उन्हें लगता है कि हम इससे कनेक्टेड हैं, तभी वो साथ आके मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट हैव अ प्रोग्राम ऑफ एक्शन विच हेल्प देम टू शेप पब्लिक ओपिनियन। मूवमेंट का एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन होता है। हमने देखा कि किस तरह से हमें मूवमेंट करना है, क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, ये सब आता है प्रोग्राम ऑफ एक्शंस में। और इसी से वो शेप करते हैं पब्लिक ओपिनियन, यानी पब्लिक को फिर जो भी मूवमेंट के लीडर्स होते हैं वो फिर पब्लिक को गाइड करेंगे कि हमें क्या क्या करना है। नेक्स्ट देखते हैं डिस्कस। जनरली द मूवमेंट्स आर डिवोटेड टू वन पर्टिकुलर इशू बट हैव एन आइडियोलॉजी बिहाइंड देम। फॉर एग्जाम्पल, मूवमेंट्स अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, डाउरी, बिलीव इन वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, वुमेन एम्पावरमेंट एंड सोशल इक्वालिटी। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि मूवमेंट जो है वो हमेशा ही एक पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड होते हैं, बट जो मूवमेंट्स हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजी उनके पीछे छुपी हुई होती है। जैसे अगर हम चाइल्ड मैरिज की बात करें, है ना, या डाउरी की बात करें, तो इनके खिलाफ बहुत सारे मूवमेंट हो चुके हैं, लेकिन इनडायरेक्टली इनके पीछे एक आइडियोलॉजी थी। ये जो चाइल्ड मैरिज है या डाउरी है, ये तो एक इशू हो गया कि इस इशू के खिलाफ, इस इशू पे हम मूवमेंट कर रहे हैं, बट इसके पीछे की आइडियोलॉजी क्या होगी? डेमोक्रेसी, यानी इंडिया में डेमोक्रेसी बढ़नी चाहिए। फिर वुमेन एम्पावरमेंट, ये जो डाउरी वाला इशू था उसके पीछे की आइडियोलॉजी क्या होगी? इनडायरेक्टली देखें तो वुमेन्स के लिए वो काम कर रहे हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट। और सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए, समाज में इक्वालिटी होनी चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए डिफरेंट कास्ट के बेस पे या डिफरेंट लैंग्वेज के बेस पे। तो ये सारी जो है ये सब हो गए आइडियोलॉजीज। तो हर एक इशू के पीछे जिसके लिए मूवमेंट हो रहा है उस इशू के पीछे एक आइडियोलॉजी होती है उनकी। समटाइम्स सम मूवमेंट्स ग्रेजुअली गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पॉलिटिकल पार्टीज। अब कुछ मूवमेंट्स जो है वो धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टीज़ में बदल जाते हैं। अब ये कैसे होगा? जैसे अगर हम बात करें इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट की, जो सबसे बड़ा मूवमेंट रहा है इंडिया का, तो वो जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था उसमें बहुत सारे लीडर्स थे, जैसे कि मैंने बताया महात्मा गांधी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और भी बहुत सारे लीडर्स थे। तो वो जो लीडर्स थे उन्होंने इंडिया के फ्रीडम फाइट में, इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट था उसमें उन्होंने फ़ाइट किया, ठीक है। और वो मूवमेंट जब सक्सेसफुल हो गया, वो जो फ्रीडम मूवमेंट था वो जब सक्सेसफुल हो गया, तो वही लीडर्स जो थे वो आ गए हमारे
सरकार बन गए उनकी, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये ये जो मूवमेंट कर रहे थे ये लोग, कुछ लोग मिल के, उनकी ही बाद में क्या बन गई, पॉलिटिकल पार्टी बन गई। सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी कौन सी थी इंडिया की, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके लीडर्स थे जिसके हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ऐसे कई बार क्या होता है, मूवमेंट्स से जुड़े जो लीडर्स होते हैं वो अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ दिया गया है, रीड द फॉलोइंग डायलॉग एंड राइट अ पैराग्राफ ऑन इट। आपको ये पढ़ना है, ये कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे हैं मूवमेंट्स के रिलेटेड, तो आपको ये पढ़ना है, उस पर अपनी विश से एक पैराग्राफ लिखना है। इफ़ द ह्यूमन मूवमेंट बिकम्स इन्फ्लुएंशियल वर्ल्ड वाइड देयर इज़ नो नीड फॉर अदर मूवमेंट्स। तो यहाँ पे क्या बता रही है ये बच्ची कि अगर ह्यूमन राइट का मूवमेंट पूरे वर्ल्ड वाइड में इन्फ्लुएंशियल हो जाए, मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर ह्यूमन राइट्स के लिए मूवमेंट किया जाए तो किसी अदर मूवमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो ह्यूमन राइट में आ गई है ना। डाउरी नहीं देना चाहिए, ये भी हमारा राइट है, या फिर चाइल्ड मैरिज जो ये भी हमारा राइट है। तो एक ही मूवमेंट होना चाहिए, ह्यूमन राइट मूवमेंट, तो फिर हमें किसी भी मूवमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कहना है इस बच्ची का। अब यहाँ पे ये लड़का क्या कहता है, बट द प्रॉब्लम्स इन डेवलपिंग कंट्रीज आर ऑफ डिफरेंट नेचर, डिफरेंट सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंडीशंस में गिव राइट्स टू डिफरेंट मूवमेंट्स। अब ये लड़का कहता है कि हर एक कंट्री की, हर एक देश के अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमन राइट में ही सब कुछ इन्वॉल्व हो, जैसे कि सोशल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, या समाज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, कल्चरल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो उसके लिए हमें दूसरे मूवमेंट्स की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। फिर से ये बच्ची क्या कहती है कि हाँ ये सही बात है, क्योंकि अगर ह्यूमन राइट्स के लिए ही अगर हम मूवमेंट करें तो ह्यूमन राइट्स में तो सब कुछ आ गया, तो फिर हमें सेव गर्ल जैसा मूवमेंट करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। तो आज भी हम देखेंगे कि सेव गर्ल्स या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले मूवमेंट्स होते हैं, या फिर जो गर्ल्स होते हैं जब बर्थ होता है तो उस टाइम पे जो गर्ल फिटोसाइड है, गर्ल फिटस से उसे मार दिया जाता है ना, भ्रूण में ही, तो उसके खिलाफ भी बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं। तो ये अलग अलग मूवमेंट्स की ज़रूरत अलग अलग कंट्रीज़ के कैसे वहाँ पे सिचुएशन है उस हिसाब से हमें अलग अलग मूवमेंट्स करने की ज़रूरत पड़ती है। We can get an experience of movement here itself. Can we start a movement to make the school surrounding safe for girls? तो यहाँ पे ये बच्चा कहता है कि हमारे आसपास भी हम क्या मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे स्कूल के आसपास क्या हम मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन किस इशू पे, कि गर्ल्स के लिए स्कूल का जो सराउंडिंग है वो सेफ होना चाहिए, सेफ उसको बनाना चाहिए। जैसे कि इसके कैसे कर सकते हैं हम ये, जैसे वॉचमैन होना चाहिए स्कूल के गेट्स पर, या फिर स्कूल में जो फीमेल टीचर्स हैं वो ज़्यादा होने चाहिए, स्कूल में गर्ल्स के लिए सेपरेट वॉशरूम होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के लिए हम मूवमेंट कर सकते हैं। वुमेन्स वेयर सप्रेस्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, बट इन डेमोक्रेटिक सिस्टम एग्जिस्टेंस ऑफ मूवमेंट्स इज़ एन इंडिकेटर ऑफ हेल्दी डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो ये बच्चा कहता है कि मूवमेंट्स जो हैं उसको ब्रिटिश टाइम में सप्रेस कर दिया जाता था, यानी अगर जब ब्रिटिश रूल था इंडिया पे, उस टाइम पे अगर इंडियन लोग अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए मूवमेंट कर रहे हैं तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उनको डायरेक्ट उन पे गोलीबारी कर देते थे, बंदूकें चला देते थे, या फिर उनको अरेस्ट कर लिया करते थे। तो ये सारी चीज़ें करके ब्रिटिशर्स जो है मूवमेंट का विरोध करते थे। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे अगर किसी को मूवमेंट करना है तो वो मूवमेंट नहीं कर सकता था। कोई भी इंसान मूवमेंट करने के लिए 10 बार सोचेगा, क्योंकि उनके जान का सवाल है ना। बट आज के टाइम में हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में या डेमोक्रेटिक कंट्री में मूवमेंट्स का होना ज़रूरी है, तभी डेमोक्रेसी जो है वो अच्छे से चल पाएगी। तो ये था ये पैराग्राफ। नेक्स्ट है, कैन यू टेल विच मूवमेंट इन इंडिया लेड टू द फाइलिंग ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड द जुडिशरी हैड टू गिव डिसीजन ओवर PIL। अब ये PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये क्या होता है, ये एक तरह का जैसे हम FIR करते हैं वैसे ये PIL होता है, लेकिन ये हम कोर्ट में करते हैं। और ये होता क्या है कि पब्लिक से रिलेटेड अगर कोई इशू है तो उसके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे हम PIL फाइल कर सकते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ हुई थी ये आपको बताना है। तो ये बिहार का एक केस हुआ था। वहाँ पे क्या हुआ था कि बहुत सारे
लोगों को जेल में, या जो कैदी होते हैं जेल में, उनको जेल में बहुत टाइम तक रखा गया, हालांकि उन पे कोई भी केस नहीं चल रहा था, है ना। ऐसा एक रूल होता है कि अगर कोई भी पर्सन जेल में है तो या तो उसका फुल ऑर्डर होना चाहिए कोर्ट की तरफ से कि आपको इतने टाइम के लिए जेल है, या फिर उस पर्सन पे कोई केस चालू होना चाहिए, तभी वो जेल में रह सकते हैं। बट इस टाइम पे बिहार में क्या हो रहा था कि बहुत सारे पर्सन जेल में थे, है ना, बहुत सारे कैदी थे जेल में, जबकि उन पे कोई भी केस नहीं चल रहा था। उनको पता ही नहीं था कि हम पे केस चल रहा है नहीं चल रहा है, या फिर हमें कितने टाइम तक जेल में रहना है। बस पुलिस ने बहुत सारे कैदियों को जेल में बंद करके रखा था। तो इसके लिए बिहार की एक लेडी थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोर्ट में जाके फाइल किया कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, कि उनको विदाउट केस के हमें जेल में नहीं रखना चाहिए। तो तब ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाला जो है वो जुडिशियरी मतलब सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने ऐसा ऐलान किया कि PIL फाइल कर सकते हैं आगे से। अब ये PIL बेसिकली क्या था, इसका मतलब है कि अगर देखिए ये बिहार का जो केस था ये किसके लिए हो रहा था, तो जेल में जो कैदी थे। तो ऐसा एक रूल हुआ करता था कि जिसको प्रॉब्लम है, जिसको कोई केस करना है, तो वो खुद कोर्ट में जाके केस करे, है ना। तो ये केस किसने करना चाहिए था, कैदियों ने। बट अब कैदी तो जेल से निकल कर कोर्ट में नहीं जा सकते केस करने के लिए, तो बिहार की एक लेडी थी, वो कैदियों की तरफ से, कैदियों के बिहाफ पे वो कोर्ट में गई और उन्होंने केस किया, है ना। तो इसी को कहा गया है PIL, कि अगर कोई पर्सन का इशू है लेकिन वो पर्सन खुद नहीं केस कर सकता, तो उसके बिहाफ पे कोई और आके केस करे, तो उसे कहते हैं हम PIL फाइल करना। नेम द मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, महात्मा फुले, संत गाडगे महाराज एंड बाबा साहेब आम्बेडकर। अब यहाँ पे महात्मा गांधी ने कौन सा मूवमेंट चालू किया था, इन्होंने बहुत सारे मूवमेंट किए इंडिया के इंडिपेंडेंस को लेकर, जैसे असहयोग आंदोलन था, सॉल्ट मार्च था, उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और भी ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स इन्होंने किए। फिर महात्मा फुले थे, इन्होंने एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे मूवमेंट्स किए, सत्यशोधक समाज की इन्होंने स्थापना की थी, है ना, आपको पता होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। और इन्होंने बेसिकली गर्ल एजुकेशन से रिलेटेड भी बहुत सारे मूवमेंट्स किए। फिर संत गाडगे महाराज, इन्होंने मूवमेंट किया था क्लीनलीनेस से रिलेटेड, जो भी पब्लिक प्लेसेस होती है, रेलवे स्टेशन हो गए, बस स्टॉप हो गए, वहाँ पे क्लीनलीनेस होना चाहिए, उसके लिए इन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स किए। फिर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इन्होंने दलित समाज के लिए, ये बेसिकली दलित समाज से बिलोंग करते थे, दलित लोगों को सोसाइटी में बिल्कुल भी आदर या सम्मान के साथ ट्रीट नहीं किया जाता था। तो इन्होंने क्या किया, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने जो भी कास्ट है उसके लिए इन्होंने फाइट की। अपनी कास्ट के ये पहले पर्सन थे जो इतना ज़्यादा एजुकेशन जिन्होंने ली थी, ठीक है। तो इनके जो मूवमेंट थे वो था दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट, जिसे न्यू बुद्धिस्ट मूवमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे डिस्कस है ऑन विच इश्यूज डज द सन ऑफ द सॉइल मूवमेंट्स इन इंडिया इंसिस्ट। अब ये मूवमेंट क्या होता है, सन ऑफ द सॉइल मूवमेंट, ये आपको बताना है। तो हमने लास्ट चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि जो भी महाराष्ट्र के लोग हैं, महाराष्ट्र में बहुत सारे साउथ इंडिया से लोग आने लगे थे, सेटल होने लगे थे, और महाराष्ट्र की जो भी एम्प्लॉयमेंट थी वो वही लोग उनके हाथों में जा रही थी। मतलब महाराष्ट्र में जो भी जॉब्स थे, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ थी, उन सब पे कौन रूल करने लगा, जो साउथ इंडिया के लोग थे वो। अब जो महाराष्ट्र की सरकार थी उस टाइम पे, उन्होंने एक मूवमेंट किया। क्या मूवमेंट था वो, कि अगर महाराष्ट्र में जॉब है तो प्रेफरेंस किसे देना चाहिए, जो महाराष्ट्र के लोग हैं उन्हें प्रेफरेंस देना चाहिए, और बाद में जो अदर स्टेट से लोग आ रहे हैं उन्हें प्रेफरेंस दो, है ना। तो इसके लिए एक मूवमेंट हुआ था। ऐसे ही मूवमेंट बहुत सारे जगहों पे हुए, जिसको कहा जाता है सन ऑफ द सॉइल मूवमेंट, यानी कि जो सॉइल के सन है, जो भूमिपुत्र हैं, मतलब जिनका जन्म जिस भूमि पे हुआ है, जिस सॉइल पे हुआ है, वहीं पे उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, और बाद में बाकी लोगों को प्रेफरेंस देना चाहिए, ठीक है। फिर कलेक्ट द न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर अबाउट द मूवमेंट सच एज अंधश्रद्धा निर्मूलन मूवमेंट, मूवमेंट टू स्टॉप द पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स, मूवमेंट अगेंस्ट फीमेल फिटोसाइड नॉट इन माई नेम, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे बहुत सारे मूवमेंट्स के नाम दिए गए हैं जिस पे आपको न्यूज़ कलेक्ट करनी है। तो अंधश्रद्धा निर्मूलन मूवमेंट जो है ये अंधश्रद्धा के खिलाफ मूवमेंट हुआ था। फिर मूवमेंट टू स्टॉप द पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स,
रिवर में जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको स्टॉप करने के लिए मूवमेंट, तो गंगा रिवर में ये मूवमेंट चला था, जिसके बाद गंगा रिवर जो है वो काफ़ी हद तक साफ़ भी हो गई। फिर फीमेल फीटोसाइड के लिए मूवमेंट, फीमेल फीटोसाइड यानी जो जैसे हम हिंदी में कहते हैं भ्रूण हत्या हो रही थी, उसको रोकने के लिए यहाँ पे मूवमेंट किया गया कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके वोम में जो बच्चा है वो मेल है या फीमेल है, ये पता लगाया जाता है बाय द डॉक्टर्स, और अगर वो फीमेल है तो उसे वहीं पे मार दिया जाता है। तो इसके खिलाफ मूवमेंट हुआ था, और फिर मूवमेंट के बाद गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स बनाए थे कि जो डॉक्टर्स हैं वो कोई अगर फीमेल है उसे ये बता नहीं सकते कि उसके वोम में मेल है या फीमेल है, ठीक है, बस वो बच्चे की हेल्थ बता सकते हैं बट जेंडर नहीं बता सकते। फिर नॉट इन माय नेम मूवमेंट ये हुआ था, बेसिकली मुस्लिम लोगों ने ये मूवमेंट किया था। कुछ मुस्लिम्स थे जो बहुत ही बैड तरीके से बहुत सारे दंगे कर रहे थे, तो ये जो अदर कंट्रीज़ के मुस्लिम्स हैं उन्होंने कहा था कि सारे मुस्लिम्स को बुरा नहीं मानना चाहिए, है ना, क्योंकि मुस्लिम सोसाइटी में तो बहुत सारे लोग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ख़राब है। तो कुछ लोग जो है वो मूवमेंट कर रहे थे, वो अपनी जो भी देश है उसके खिलाफ या उनसे रिलेटेड कोई बुरे व्यवहार कर रहे थे। तो बाकी के जो मुस्लिम्स थे उन्होंने मूवमेंट किया नॉट इन माय नेम मूवमेंट। उन्होंने क्या कहा कि इनकी वजह से सारे के सारी मुस्लिम सोसाइटी ख़राब नहीं हो गई, है ना, तो ये हमारे नाम पे नहीं आप इसको थोप सकते, क्योंकि ये थोड़े से लोग मूवमेंट कर रहे थे। तो बाकी के लोगों ने क्या बोला कि पूरी मुस्लिम सोसाइटी ही ख़राब है। अभी भी कोरोना केस चल रहा था तो सब लोग क्या कर रहे थे कि मुस्लिम्स को दोष दे रहे थे कि इनकी वजह से ही ये कोरोना वगैरह आया है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके खिलाफ जो अच्छे वाले लोग होंगे वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि थोड़े लोगों की वजह से हमारा नाम ख़राब हो रहा है, तो वो क्या बोलेंगे कि हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हमारे नाम पे ये मूवमेंट्स, हमारे नाम पे जो भी इसका असर है वो नहीं होना चाहिए। फिर देखते हैं, डू यू नो civic problems need not originate only in the social sphere, they can emerge from any section of the society. In India, especially in Maharashtra, many social reforms movement were started and society started getting modernized. तो यहाँ पे बोला गया है कि सिविक प्रॉब्लम्स यानी लोगों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो कहीं पे भी आ सकती है। ज़रूरी नहीं है सोसाइटी के एक ही सेक्शन से आए या एक ही कास्ट के लोग बार बार मूवमेंट करें। हर एक पर्सन जो है वो अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बना के मूवमेंट कर सकता है। महाराष्ट्र की बात की गई है कि महाराष्ट्र में भी बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स यानी समाज में सुधार करने के लिए बहुत सारी मूवमेंट स्टार्ट की गई, और महाराष्ट्र को मॉडर्न स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसे मूवमेंट्स की वजह से मॉडर्नाइजेशन हुआ है, महाराष्ट्र में बहुत डेवलपमेंट हुई है। अवर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वॉज ऑल्सो अ सोशल मूवमेंट। हमारा जो स्ट्रगल था इंडिपेंडेंस के लिए वो भी एक सोशल मूवमेंट था। The issues like protecting rights of the citizens, right to vote, minimum wages, economic security are the focus of political and economical movements. तो political और economical movements जो भी होती हैं उन सब के फोकस क्या है, उन सब के इश्यूज़ क्या है, जैसे द प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ सिटीजन्स, इंडिया के लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, फिर वोट के राइट को प्रोटेक्ट करना, है ना। वोट के राइट पहले सिर्फ मेल को हुआ करता था कि आप ही वोट दे सकते हो, बाद में ये चल के फीमेल को भी प्रोवाइड हुआ कि हम भी, या जो फीमेल है वो भी वोट कर सकते हैं। फिर इसके एज में भी रिडक्शन हुआ, पहले 21 के ऊपर जो एज है वही लोग वोट कर सकते थे, लेकिन अब 18 के ऊपर वाले भी वोट कर सकते हैं। मिनिमम वेजेस, तो मिनिमम वेजेस यानी सैलरी, तो मिनिमम सैलरी का भी एक इशू हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है उसको मिनिमम वेजेस डिक्लेयर कर देना चाहिए कि अगर 5000 वेज है तो इससे कम किसी की भी सैलरी नहीं होगी। या फिर कई बार ऐसा होता था एंशिएंट इंडिया में कि अगर एक फ़ीमेल है और अगर मेल है, वो दोनों सेम काम कर रहे हैं अपनी अपनी वर्क प्लेस पे, तो जो काम है वो तो सेम है बट इनकी सैलरी अलग अलग होती थी। मेल को ज़्यादा सैलरी दी जाती थी, फीमेल को कम सैलरी दी जाती थी, तो इसके खिलाफ भी मूवमेंट हुए थे। इकोनॉमिक सिक्योरिटी आर द फोकस ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मूवमेंट्स। इकोनॉमिक सिक्योरिटी होनी चाहिए कंट्री की, ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी यानी इकोनॉमी कंट्री की नीचे नहीं गिरनी चाहिए, है ना। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें कंट्री का
इंपोर्ट कम करना चाहिए और एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए। इंपोर्ट यानी बाहर से आने वाली चीज़ें कंट्री में अगर ज़्यादा आएंगी, जैसे अमेरिका से हमने कुछ लिया है ना, तो इसका प्रॉफिट किसको जाएगा? अमेरिका को जाएगा, इंडिया को तो जाएगा नहीं। और एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए इंडिया का, यानी कंट्री में जितनी भी चीज़ें बन रही हैं उसको बाहर हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए ताकि प्रॉफिट हमें हो उसका। ठीक है, इसके लिए फिर स्वदेशी मूवमेंट भी चालू हुआ। ये एक इकोनॉमिक मूवमेंट था। स्वदेशी मूवमेंट यानी अभी हाल फिलहाल में मोदी जी ने एक टर्म यूज़ किया था, आत्मनिर्भर भारत। तो उसमें उन्होंने क्या कहा था कि स्वदेशी चीज़ों का हमें यूज़ करना चाहिए। स्वदेशी मीन्स मेड इन इंडिया वाली चीज़ें, है ना, जिसपे मेड इन इंडिया का टैग हो। हमें बाहर के कंट्रीज़ की ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होगा, अगर हम खुद के कंट्री की यूज़ करेंगे तो प्रॉफिट भी हमारी कंट्री में जाएगा। इससे हमारी कंट्री का ही इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इकोनॉमी हमारी कंट्री की बढ़ेगी। तो ये था स्वदेशी मूवमेंट।